जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है जिसके क्षेत्राधिकार में कोई अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है? मैं आपको बताऊं, संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है या इसके किसी अन्य राज्य में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक अलग उच्च न्यायालय है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्र के साथ इनका संबंध एकात्मक होता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इनके प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता या समरूपता होती है। ये कथन गलत है। इनके प्रशासनिक ढांचे में समरूपता नहीं होती है। तीसरा कथन है, ये केंद्र के साथ प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के अधीन होते हैं। ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या संशोधित करने का अधिकार होता है। ये कथन सही है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। इसकी सीमा में बदलाव भी कर सकता है। दूसरा कथन है, यूएन डोबर और दिलीप सिंह भूरिया आयोग का गठन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। यह भी कथन सही है। संविधान में राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग का गठन की अपेक्षा की थी। राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में यूएन डोबर जो 1960 और दिलीप सिंह भूरिया जो 2002 में जैसे 2 आयोग का गठन किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार होता है। ये कथन सही है। 6वीं अनुसूचित में निहित प्रशासन की एक मुख्य विशेषता में से ये भी है कि राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। इस प्रकार वह अपने क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है या इसके नाम बदल सकता है या उनकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। यह भी कथन सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यों वाली एक जिला परिषद होती है जिसमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट के लिए आयोग का गठन कर सकती है। ये कथन गलत है। राज्यपाल स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट के लिए आयोग का गठन कर सकती है, न कि राष्ट्रपति। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहले 2 कथन सही है, पहला और दूसरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होंगे। इस संदर्भ में निर्देश देने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? अगर जो देखें तो संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। यह निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। इस संबंध में निर्देश देने की शक्ति या तो राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास होती है।
इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉकलैंड द्वीप समूह निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? ये आप मैप में देखिएगा, क्योंकि ये विवाद बहुत पहले से ही चला आ रहा है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यूके और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई है। ये कथन सही है। नई रोशनी योजना जो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। दूसरा कथन है, नई मंजिल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला, शिल्प की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है। यह कथन गलत है। नई मंजिल योजना का उद्देश्य 17 से 35 वर्ष की आयु में 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित युवाओं को लाभान्वित करना है। नई मंजिल स्कूल छोड़ चुके या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके सभी छात्रों और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नई शिक्षा तथा एक नया लक्ष्य प्रदान करती है। तीसरा कथन है, उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले को औपचारिक रूप से कुशल बनाना है। ये कथन गलत है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला या शिल्प की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री हीट वेव के परिणाम हैं? अगर जो देखें, समुद्री हीट वेव की घटना समुद्र में उच्च तापमान के साथ अत्यधिक अवधि के लिए होती है। ये घटनाएं प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के नुकसान से जुड़ी हुई है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें प्रवाल विरंजन भी इसके अंतर्गत आता है, केल्प वनों का नुकसान भी इसके अंतर्गत आता है, और तीसरा है समुद्र के अम्लीयकरण की उष्ण जोखिम, ये भी इसके अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का एक कार्यक्रम है। यह कथन सही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना के एक कार्यक्रम अभ्यास के तहत आवेदन आमंत्रित किया। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान आधार पर विस्तार करना और वैज्ञानिक कार्यबल तैयार करना है। यह भी कथन सही है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और एक वैज्ञानिक कार्यबल तैयार करने पर बल देती है, जो अनुसंधान कैरियर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उद्यम कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में कृषि उत्पादन के लिए नई फसलों का या फसल प्रणालियों को शामिल करना है। यह कथन सही है। सेम यही क्वेश्चन दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज नंबर 2 में पूछा गया है। उसमें मैं अच्छे से समझाया हूँ, आप उसको भी जरूर देखें। इसके अगर जो देखा जाए तो फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रणालियों को शामिल करने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन के पूरक मूल्यवर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है, फसल विविधीकरण मृदा के लिए अनुकूल होने के साथ फसल उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होती है। यह भी कथन सही है। फसल विविधीकरण कीट, खरपतवार तथा रोग नियंत्रक प्रदान करने, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने और फसल उत्पादकता, पर्यावरण और आर्थिक लाभ जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन
सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।